आज हम लोग देखते हैं बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास का बेसिक से रिलेटेड ही टॉपिक है क्योंकि हमको पूरे केमिस्ट्री में इसका काम आने वाला है। जो पहला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग क्या है बाबू? तो आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ किसी के साथ मिलता है तब जाकर कोई नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है, यानी किसी भी पदार्थ में भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया होता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। तो शुरुआत में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे रसायनज्ञों ने ये बात को पता करने में काफ़ी समय लगा दिया कि कोई पदार्थ एक दूसरे से कैसे परिवर्तित होता है, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कैसे परिवर्तित होता है। इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, बहुत सारे नियम दिए गए हैं, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे नियम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं जिसका आज पूरे के पूरे केमिस्ट्री में योगदान है। उसके वजह से ही आज पूरा केमिस्ट्री का काम हो रहा है। तो बाबू ऐसे कौन कौन सी नियम है? ऐसे 5 नियम है जिसको देने वाले अलग अलग वैज्ञानिक पांचों थे, लेकिन सबने मिलकर इस केमिकल कॉम्बिनेशन को बहुत ही अच्छे तरह से समझाने का कोशिश किया है और बताया है कि कोई भी अभिकारक और प्रतिफल किस रूप में काम करेगा, किस सिद्धांत पर काम करेगा, किस आधार पे काम करेगा। तो चलो बाबू आज हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक यहाँ पर बहुत जरूरी है रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको समझना है आज हम लोग को अच्छे तरह से और इस पे काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। तो बाबू किसी भी अभिक्रिया या किसी भी पदार्थ को परिवर्तित करने के लिए जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसके बीच का अंतराल जो भी होता है, उस द्रव्यमान कैसा काम होता है, उसके बीच किस तरह के कार्य होते हैं और कौन से प्रतिक्रिया दोनों के बीच उत्पन्न होते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रतिक्रिया दिया, जिसमें कुछ 5 ऐसे हमारे पास नियम आ गए, 5 ऐसे हमारे पास सिद्धांत आ गए जिसके वजह से आज पूरा केमिस्ट्री अच्छे तरह से काम कर रहा। तो वो कौन से 5 नियम है बाबू? चलो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नियम इस केमिकल कॉम्बिनेशन में काम करेंगे अच्छे तरह से उसको बनाने में, उसको समझाने में। तो यहाँ पर देख लेते हैं बाबू कि कौन कौन से नियम हमको पढ़ने हैं और किस नियम पे हमको फोकस करना है और कौन से नियम पे एक केमिकल कॉम्बिनेशन काम करता है। तो सबसे पहला बाबू है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक आपको दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकेंड बाबू स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। इसका क्लास आज जितना भी हो सके हम लोग करने का काम करेंगे, अगर बच जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है बाबू गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट है बाबू हम लोग का व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखिए सारा जो भी नियम इस केमिकल कॉम्बिनेशन में काम करने वाला था सभी नियम को पहले दे दिया गया है, उसी आधार पे हम लोग को काम करना होता है और इसको समझकर काम करते हैं हम लोग और समझ में आएगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको खराब लगेगा कब, जब आप सही से क्लास नहीं कीजिएगा तब। और लास्ट है बाबू गेल लुकास का, गेल लुकास एक वैज्ञानिक का नाम था, गेल लुकास का गैसीय अनुपात का नियम, गैसीय अनुपात का नियम। ये 5 नियम पे हमको फोकस करना है, ये 5 नियम को हमको समझना है।
अगर ये 5 नियम हम समझ जाते हैं तो आपको आसानी से ये रासायनिक संयोग का जो नियम है वो समझ में आ जाएगा और इस आधार पे आपको काम करने आ जाएगा। तो पहला कौन है बाबू? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा क्या है? गुणित अनुपात का नियम। चौथा क्या है बाबू? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और लास्ट क्या है बाबू? गेल-लुकास का गैसीय अनुपात नियम। अब ये क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं उससे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि ये सब नियम कब प्रतिपादित हुआ, किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ। तो द्रव्यमान संरक्षण के जो नियम है इसको जो रसायन शास्त्र के जनक कहे जाते हैं उनका क्या नाम है? लेबोजियर। तो लेबोजियर महाशय द्वारा इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? तो इस सारा बात को आज हम लोग देख लेंगे। तो सन 1774 ईस्वी में किसके द्वारा बाबू? तो लेबोजियर के द्वारा, लेबोजियर महाशय के द्वारा इस नियम को प्रतिपादित किया गया था, दिया गया था। दूसरा नियम देखेंगे बाबू। पहले हम एक थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को किसने दिया, लेबोजियर, कब दिया? 1774। इस सब बात को याद रखना है। दूसरा बाबू स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, कब दिया? तो ये दिया गया बाबू 1799 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो एक लुईस प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक थे। लुईस प्राउस्ट, ठीक है, लुईस प्राउस्ट। किसको स्थिर अनुपात के नियम को कब दिया गया? 1799। किसके द्वारा? बाबू लुईस प्राउस्ट। किसके द्वारा? लुईस प्राउस्ट। अगला नियम है बाबू गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम कब दिया गया? 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में किसके द्वारा? तो आप सभी जानते हैं नाम उनका, जॉन डाल्टन, सर जॉन डाल्टन। इनको द्वारा दिया गया बाबू गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट है बाबू व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया? 1792 ईस्वी में। गुणित अनुपात का नियम कब दिया गया बाबू? 1792 ईस्वी में। किसके द्वारा? रीचर द्वारा। रीचर वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने ही व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया। व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हैं, उल्टा इसी आधार पे इसमें काम हुआ है और उस काम के बारे में बताएंगे। अगला है बाबू गेल-लुकास का गैसीय अनुपात नियम। इनका नाम ही था गेल-लुकास, इसलिए इनका नाम है, अपने नाम पे इस नियम के नाम रख दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं कि इसका खोज कब हुआ, इसको प्रतिपादित कब किया गया, इस नियम को दिया कब गया? 1808 ईस्वी में। और इसको देने वाले कौन थे बाबू? गेल-लुकास। तो ये जो 5 हमको हैं इसको याद कर लेना है, समझ लेना है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हम टेस्ट लेने वाले, टेस्ट में भी ये क्वेश्चन रहेगा, हम क्यूज खिलाने वाले हैं, क्यूज में भी ये क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आपको इसको याद करके रखना है। 5 क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन को जो यहाँ पर दिखा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में कि कब खोजा गया, किसने खोजा, किसने दिया इस नियम को, इसको याद रखना है। एक बार फिर सब पढ़ जा रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया? लेबोजियर। स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा? लुईस प्राउस्ट। गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा? सर जॉन डाल्टन के द्वारा। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसके द्वारा? तो रीचर द्वारा। और गेल-लुकास का गैसीय अनुपात नियम किसके द्वारा? तो गेल-लुकास द्वारा। कब किया गया बाबू? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को दिया गया 1774 ईस्वी में। स्थिर अनुपात नियम को दिया गया 1799 ईस्वी में। गुणित अनुपात के नियम को दिया गया 1804 ईस्वी में। व्युत्क्रम अनुपात के नियम को दिया गया 1792 ईस्वी में। और गेल-लुकास के गैसीय अनुपात नियम को दिया गया बाबू 1808 ईस्वी में। अब हमको यहाँ पर सभी को देख लेना है, याद कर लेना है। अगर याद हो गया तो हम लोग पहला टॉपिक द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में ध्यान से समझते हैं और उस पर हम लोग फोकस करते हैं, काम करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का जल्दी से आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं बाबू पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आसानी से समझ में आएगा, बहुत आसान है भाई मेरे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम को किसने दिया, कब दिया, अभी बता दिए।
सन 1774 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लेबोजियर महाशय द्वारा, लेबोजियर महाशय द्वारा। महाशय का उपाधि नहीं मिला था। तो यहाँ पर टॉपिक बनता है बाबू द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये हमारा टॉपिक है, इसके बारे में आज हमको समझना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पे हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। उससे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं, इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे लेबोजियर महाशय, जो आप याद कर लिए होंगे। अब आपको याद भी हो गया, वो पांचों को आप कभी नहीं भुलाइएगा। कब बाबू? तो 1774 ईस्वी में। लेकिन इस द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर लेबोजियर महाशय ने क्या बताया, क्या कहा? तो इन्होंने बताया बाबू कि सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक तथा प्रतिफल के द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। फिर से सुनिएगा, किसी भी तरह का भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो, किसी भी तरह का, किसी भी अवस्था में अगर रासायनिक या भौतिक परिवर्तन किसी भी पदार्थों के बीच में होता है तो उसका जो अभिकारक है ना, उसके प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब इसमें प्रतिफल और अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा बराबर होने वाला है, कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, कुछ भी स्थिति में चेंज होने वाला नहीं है। तो यही है बाबू द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके आधार पर यही बताया गया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यह बताया गया कि सभी पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी अवस्था किसी भी तरह का हो, कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। यानी बाबू हमारा वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रतिफल, यही है हमारा। यानी अभिकारक का जो भार होगा, द्रव्यमान होगा, वो प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी उसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। और इस नियम को हम लोग अंशवरता का नियम भी कहते हैं। यानी जब अभिकारक और प्रतिफल का द्रव्यमान अगर बराबर हो, द्रव्यमान क्या हो? बराबर हो, तो इसे हम लोग अंशवरता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अंशवरता का नियम कहते हैं। अब यहां पर हम इसको प्रैक्टिकली रूप में देख लेंगे, उससे पहले हम एक बात समझ लेंगे। मान लेते हैं यहां पर एक बात ये वाला समझ में आया होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो मान लेते हैं कि कोई ए पदार्थ है जिसका WA ग्राम है, ठीक है। कोई बी पदार्थ है, कोई ए पदार्थ WA ग्राम तथा कोई बी पदार्थ WB ग्राम संयोग कर यानी मिलकर क्या बनाता है बाबू? WC ग्राम तथा पदार्थ D का WD ग्राम बनाता है, WD ग्राम बनाता है। ये हमारा एक कहावत है। तो अंशवरता के अनुसार क्या होने वाला है बाबू? क्या होने वाला है बता दो। यहां पर आप लोग समझ गए होंगे। इसमें अभिकारक कौन कौन है? तो जो संयोग कर रहा है, संयोग कौन कर रहा है बाबू? ए और बी संयोग कर रहा, बना क्या रहा है? सी और डी। तो यहां पर सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि ए प्लस बी मिल रहा है, तो क्या बना रहा है बाबू? सी प्लस डी। यानी ए हमारा क्या मिल रहा है? रिएक्टेंट मिल रहा है। यह हमारा रिएक्टेंट मिल रहा है। ए क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन हमको क्या देखना है? हमको देखना है बाबू भार के क्रम में, द्रव्यमान के क्रम में। तो द्रव्यमान के क्रम अंशवरता के आधार पर क्या दिखाएगा बाबू? तो बताओ तो ए का द्रव्यमान क्या था? WA ग्राम। तो WA प्लस बाबू बी का क्या है बाबू? WB
बी बनाएगा तो क्या बनेगा बाबू, यहां पर देख लो सी, तो डब्ल्यू सी का क्या बाबू, डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी। यानी ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इसका द्रव्यमान बराबर इसका द्रव्यमान, यानी दोनों का द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो ये बात आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझना चाहते तो यहाँ पर और शॉर्ट में कि अगर कोई A है इसको हम A1 कर देते हैं, चाहे W1 कर लेते हैं। अगर हम लोग कोई B है तो इसको W2 कर लेते हैं। अगर कोई C है तो W3 कर लेते हैं। और अगर कोई D है तो इसको W3 कर लेते हैं, W4 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो W1 प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और ये दोनों क्या हो जाएगा बाबू, प्रोडक्ट, W3 प्लस W4। तो इस आधार पर यही है हमारा अंशवरता का नियम। तो चलो सबसे पहले आप लोग टॉपिक बना लो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम टॉपिक बनाइए और लिखिए, नीचे एक तीर के निशान देकर लिख दीजिए, लिखिएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लेबोजियर महाशय ने सन 1774 ईस्वी में, सन 1774 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के सामान्यतः बराबर होता है। तो इसके पहले जो हम बात बताए थे आपको बता दिए कि अगर कोई पदार्थ W1 तथा W2 एक क्या है बाबू, पदार्थ रिएक्टेंट है। अगर ये दोनों मान लेते हैं कि A है और B है, मिलकर C प्लस D बन रहा है। तो अगर A का द्रव्यमान W1 ग्राम है, B का द्रव्यमान W2 ग्राम है, और इसी तरह से C का द्रव्यमान W3 ग्राम है, और इसी तरह से D का द्रव्यमान W4 ग्राम है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी W1 प्लस W2 बराबर W3 प्लस W4। यानी जब हम दोनों तरफ इसका भार को वजन करेंगे तो हमेशा क्या होगा बाबू, बराबर होगा। और इसी को अगर हम दूसरे भाषा में बोले तो जब अभिकारक प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है तो उसे हम अंशवरता का नियम कहते हैं। तो नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, द्रव्यमान को न बनाया जाता है, द्रव्यमान को न बनाया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। द्रव्यमान को न बनाया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। अर्थात द्रव्यमान हमेशा संरक्षित होता है। इसे हम अंशवरता का नियम भी कहते हैं। इसे हम अंशवरता का नियम भी कहते हैं। किसका अंशवरता? तो पदार्थ का अंशवरता। अंशवरता कहने का मतलब उसका कोई भी विखंडन नहीं है, यानी इसे हम पदार्थ का अंशवरता का नियम कहते हैं।
अब यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा समझ गए, अगर इस बात को समझ गए हैं तो आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एक लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक थे। लैंडोल्ट हिंदी में लिख देते हैं लैंडोल्ट। एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रायोगिक एक आधार पे इस नियम को देखा, समझा और समझाया। इसने क्या किए कि सबसे पहले एक एच आकार का नली लिए। एच आकार कहने का मतलब एच के जैसा दिखने वाला नली लिए। चलो ऐसा बना देते हैं। ये हमारा दो नली है, एक नली हो गया, और एच आकार का तीसरी में एक और नली लिए। एच आकार का इसलिए ताकि इसका पाइप यानी इसका कॉम्बिनेशन इस वाले नली से भी रहे, ताकि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से मिला सके। इसका क्यों जरूरत पड़ा वो भी हम दिखाते हैं। चलिए, इस तरह का इन्होंने एक एच आकार का, इसका मुंह बड़ा हो गया, इसका छोटा, तो इसका भी बड़ा कर लेते हैं। एच आकार का, इसको हम लोग कहेंगे बाबू एच आकार का, एच आकार। चलो थोड़ा सा चित्र आप लोग समझ जाइएगा कि ठीक है ना। दोनों बराबर है, एकदम बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर है। इसे हम लोग कहेंगे एच आकार का नली। एच आकार का नली। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक में NaCl के डाल दिया, NaCl, ठीक है, और एक में इन्होंने डाला AgNO3, एक में बाबू NaCl और एक में बाबू AgNO3, दोनों को आपस में डाल दिए, दोनों का सॉल्यूशन आपस में डाल दिए। तो यहाँ पर आप लोग को एक बात समझना है सबसे पहले कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने दोनों एच आकार का एक नली लिए, एक में डाल दिए NaCl, एक में डाल दिए बाबू AgNO3। अब डालने के बाद दोनों को पकड़कर हिलाने डुलाने लगे, ऐसे ऐसे हिलाने डुलाने, प्रयोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमको यहाँ पर देखना है कि किस तरह से यहाँ पर हमको पता चल पाएगा कि WA प्लस W2 इक्वल टू W3 प्लस W4, यानी इधर का द्रव्यमान रिएक्टेंट का द्रव्यमान प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होता है। लेवोजियर ने बता दिए, तो उसी को एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। कौन कर रहे थे बाबू? लैंडोल्ट। इन्होंने क्या किया कि एच आकार का नली लिया, यानी दो ग्लास लिए जिसमें एच आकार का बना हुआ था, ताकि एक दूसरे से दोनों को आपस में मिला सके, रिएक्शन करवा सके। एक में NaCl को डाल दिए, एक में Ag3 को, और दोनों को पकड़कर हिलाने लगे। तो हिलाएंगे तो बाबू, तो एच वाला नली था जो खुला था, दोनों तरफ खुला था, तो इसका इधर भी जा सकता है, इसका इधर भी जा सकता है। तो जब इधर उधर जाएगा तो दोनों आपस में मिलेगा, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होगा तो देख लो क्या बनेगा, NaCl प्लस AgNO3। जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा बाबू तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, यानी हमको क्या मिलने वाला है बाबू, NaNO3 प्लस AgCl। AgCl क्या बाबू, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, बैठ जाएगा नीचे। AgCl क्या हो रहा है, बैठ जाएगा। तो जब ये दोनों को हिलाया डुलाया ना, तो इसमें AgCl क्या हो गया, बैठ गया, और NaNO3 का सॉल्यूशन इसमें रह गया। यानी जब इसको हिलाया डुलाया, दोनों के बीच में अभिक्रिया हुआ, और अभिक्रिया करने के पहले जो इसका द्रव्यमान था ना बाबू, अभिक्रिया करने के बाद भी द्रव्यमान उतना ही रहा, यानी इसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद जो अवक्षेप था इसके जमीन पे बैठ गया, नीचे बैठ गया, और इसमें जो सॉल्यूशन था जस के तस रह गया, सॉल्यूशन बन गया। जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो गया, पहले कुछ और था
लेकिन अब कुछ और हो गया, अब हो गया NaNO3 AgCl, AgCl अवक्षेप तैयार हो गया, ये सॉल्यूशन है। तो इस आधार पे इन्होंने काम किया तो देखा क्या कि दोनों, यानी जो पहले हम डाले थे ना, पहले हम NaCl और AgNO3 को डाले थे, उसका द्रव्यमान जो पहले था, अब हम इसको हिला डुला के मिला दिया, यानी दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया, तब जो हमको प्रोडक्ट तैयार हुआ उसका द्रव्यमान दोनों क्या था, बराबर था। यानी पहले के द्रव्यमान और अब के द्रव्यमान में कोई भी चेंज नहीं हुआ, दोनों क्या था, बराबर था। तो यही था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कहने का मतलब है कि ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं, द्रव्यमान को हम बनाते नहीं है, जिस आधार पे काम करते हैं उसी आधार पे होता है, और ना हम उसे नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम उसे बर्बाद कर सकते हैं। यानी जितना मात्रा में हम उसको डालेंगे उतना ही मात्रा में वो हमको क्या होगा, तैयार होगा। तो ये बात आप समझ गए। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसको देने वाले कौन थे, इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले कौन थे, लैंडोल्ट, जो H कार्य का नली लिए, एक में NaCl के विलयन को डाले, एक में AgNO3 को, दोनों को रिएक्ट किए। रिएक्ट करने के बाद भी दोनों के द्रव्यमान में कोई भी खास परिवर्तन नहीं हुआ, यानी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा था। वो कौन बता दिए, लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने बता दिए इसमें एक्सपेरिमेंट करके। अब हम इसी चीज को दूसरे तरह से सिखाने का कोशिश करते हैं। चलो इसको मिटा दें। चलो अब यहां पर हम एक छोटा सा इसी का, जस्ट इसी एग्जाम्पल को समझाने का कोशिश करते हैं। हमने क्या बनाया बाबू, यहां पर बनाया NaCl प्लस AgNO3, इसको रिएक्ट किए, क्या प्राप्त हुआ बाबू, NaNO3 प्लस AgCl, ठीक है, AgCl। यहां पर जो इसका द्रव्यमान है इसके द्रव्यमान के बराबर है, इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर है। यानी इसका द्रव्यमान क्या होगा, कुछ भी हो, इसका द्रव्यमान क्या होगा, दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये दोनों का जो द्रव्यमान होगा ये दोनों के द्रव्यमान के बराबर होगा। हम ऐसे ही इसको नहीं करेंगे, हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। जब एक बात और याद रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि आपको यहाँ पर रिएक्शन लिखकर दिखाते हैं कि अच्छा देखो जी इधर इसका इतना मिल रहा है, इसका इतना परमाणु मिल रहा है, इसका इतना परमाणु, इसका इतना परमाणु, इसका इतना परमाणु, इसका इतना परमाणु, दोनों तरफ बैलेंस है, यानी दोनों तरफ का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। नहीं, ये बिल्कुल गलत आइडिया है। अगर इस तरह से आइडिया कोई बता रहे हैं तो वो आइडिया गलत है, क्योंकि यहाँ पर परमाणुओं के आधार पर इसका द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान आया तब जाकर उसका। देखिए एक बात आपको बताते हैं, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे समीकरण, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो आपको एक बात पढ़ाया गया होगा कि असंतुलित समीकरण को संतुलित क्यों करना पड़ता है। तो बस उसमें एक पॉइंट आया होगा ना, उसमें पॉइंट यही आएगा ताकि उसका द्रव्यमान संरक्षित रहे। तो पहले द्रव्यमान संरक्षण आया तब जाकर संतुलित करना सीखे हैं, पहले नहीं, पहले तो हमको कोई मतलब ही नहीं था। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित समीकरण करके दिखाते हैं कि देखो इसका संतुलित समीकरण है इसलिए इस द्रव्यमान संरक्षण का काम कर रहा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर काम कर रहा। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसको हमको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर अगर उत्पाद और जो अभिकारक है दोनों तरफ का अगर द्रव्यमान समान आता है तब जाकर वो अनुस्वारता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अगर आप समीकरण को संतुलित करके दिखाते हैं तो वो नियम बिल्कुल गलत है। तो चलो बाबू हम इसको करके दिखाते हैं कि इसको कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो चलो हम एक ट्यूब ले लेते हैं, एक ग्लास ले लेते हैं। इस ग्लास में बाबू हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया AgNO3। चलो मान लेते हैं हमने डाल दिया AgNO3, इसमें सॉल्यूशन डाला हुआ है। दूसरे तरह से हम कर रहे हैं, एक और तरीका बता दिए थे लैंडोल्ट का, और दूसरा तरीका बता रहे हैं। ये हम सब इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसमें दूसरा चीज डालें तो उसको हम एक ट्यूब के सहारे डाल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं डाल रहे हैं हम उसको। चलो मान लेते हैं कि एक ट्यूब में हम उसको डाले हुए हैं, ये हमारा ट्यूब है, ठीक है। चलो इसको, इस ट्यूब को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा ट्यूब है, ठीक है। इसमें हमने क्या ले लिया, NaCl। एक बात का ध्यान रखना है कि जितना मात्रा हमको इसमें दिखाई दे रहा है ये हमको क्या मिल रहा है बाबू, NaCl। तो जब हम दोनों का द्रव्यमान देखें तो मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान WA ग्राम हुआ, इसका द्रव्यमान क्या हुआ, WA ग्राम। मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान क्या हुआ, WA ग्राम। तो जब ये दोनों आपस में मिलेगा
तब ना हमको पता चलेगा कि इसका द्रव्यमान बराबर हो रहा है कि नहीं। तो मिलाने के लिए क्या करना होगा, इस ट्यूब को, जो ट्यूब आप ऐसे देख रहे हैं ना, इसमें अभी डाले तो नहीं है, लेकिन इस ट्यूब को इसमें डालकर द्रव्यमान किए हैं, यानी बिलियन में डाला हुआ है। भले इसका अभी जो NaCl है इसमें नहीं गया है, लेकिन ट्यूब को इसमें डाले, यानी ट्यूब इसी के साथ जा रहा है, यानी दोनों का द्रव्यमान मिलाकर हम बता रहे हैं कि WA ग्राम हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में रिएक्शन करा देते हैं। रिएक्शन कराने के लिए क्या करना होगा, ये जो ट्यूब है ना बाबू, ट्यूब को पलट देना होगा। तो चलो हम ये ट्यूब को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ए हमारा पहले से क्या था बाबू, हमारा था पहले से NaNO3। अब हम इसमें ट्यूब को पलट दिए हैं, ट्यूब को पलट दिए। ये जो हमारा ट्यूब था ना, इसको हम पलट दिए। चलो इसको और अच्छे से दिखा देते हैं। ये जो हमारा ट्यूब था इसको हमने पलट दिया। अब इसमें जो NaCl था ना, NaCl इसमें गिर गया। अब जब इसमें गिर गया बाबू, तो ये हमारा क्या बनाएगा बाबू, ये हमारा बनाएगा क्या, तो NaNO3 का विलयन, और इसमें चूर्ण के रूप में बैठा हुआ अवक्षेप AgCl। तो जब ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो इसका भी जो द्रव्यमान होगा बाबू, वो भी द्रव्यमान हमारा क्या होगा, WA ग्राम। यानी इस प्रैक्टिकल के आधार पे हम लोग पता कर सकेंगे। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पे काम कर रहा है। हमको बैलेंस करके नहीं काम करना है, हमको यहाँ पर दोनों के भार बराबर करके काम करना है, दोनों का द्रव्यमान बराबर, दोनों को हम तौलेंगे। तौलने के बाद अगर दोनों का वजन समान होगा, इसका वजन अगर समान है, तब जाके वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अधीन काम कर रहा, नहीं तो नहीं काम कर रहा है। अगर कोई आपको अगर बैलेंस करके बताता है तो नियम गलत है। बैलेंस करना कब जरूरी हुआ, तो जब हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के बारे में समझें। पहले बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं था। द्रव्यमान को संरक्षित करने के लिए हमको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये नियम हमारा सही है, तो इस आधार पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो अगर इस बात को अगर आप समझ गए हैं, तो यहाँ पर आप इसे भी नोट कर लें, इसे भी नोट कर लें, इसे भी नोट कर लें। और नोट करने के बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बनाते हैं। जल्दी से, चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो नोट कर लिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन है, कहता है ना कि NaHCO3 का 6.3 ग्राम HCl घोल के 10 ग्राम के साथ मिलाया जाता है। 10 ग्राम के साथ मिलाया जाता है, तो अवशेष का भार 12 ग्राम पाया गया। 12 ग्राम पाया गया। तो अभिक्रिया में निकलने वाले CO2 गैस का भार क्या होगा? सुनो, ये बात हम जानते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग समझ गए हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पे काम होगा। तो सुनो बाबू, इसको आप लोग HW बनाकर दिखाओ। अगर आप इसको HW बना लेते हैं, अगर आप इस पॉइंट को समझ जाते हैं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप समझ जाते हैं जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम बताया कि WA प्लस WB इक्वल टू WC प्लस WD, या W1 प्लस W2 इक्वल टू W3 प्लस W4, या इधर के द्रव्यमान यानी अभिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल के समान होगा, तो आप इस आधार पर काम कर सकते हैं। एक बात और बताते हैं, आप सभी आइंस्टीन का नाम जानते हैं। तो आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, E बराबर mc स्क्वायर, जहां E क्या है बाबू, तो E है ऊर्जा। E क्या है बाबू, ऊर्जा। M क्या है बाबू, द्रव्यमान। M क्या है, द्रव्यमान। और C क्या है बाबू, प्रकाश का वेग।
अब यहाँ पर हमको दो चीज समझ में आ रहा है, एक है ऊर्जा, एक है द्रव्यमान। यानी किसी भी पदार्थ को ऊर्जा और द्रव्यमान के आधार पर हम एक दूसरे से परिवर्तित कर सकते हैं, यानी ऊर्जा से द्रव्यमान में और द्रव्यमान से ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक बात बता देना चाहते हैं कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा का जो परस्पर द्रव्यमान तथा ऊर्जा का जो परस्पर संयोग होगा हमेशा संरक्षित रहेगा। लेकिन अगर किसी पदार्थ में अगर परमाणुओं में कमी आ जाती है तो उस कंडीशन में बाबू द्रव्यमान तथा ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन सामान्यतः जब उसके अधीन काम होता है, उससे रिलेटेड काम होता है, तो उस कंडीशन में हम द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, और ऊर्जा को द्रव्यमान में। और इस कंडीशन में भी हमारा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये क्या होता है बाबू, संरक्षित होता है, यानी इसके आधार पे काम होता है। तो आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिया, जिसके आधार पर हम पदार्थ के किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पदार्थ के द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से हम लोग आज सीखे हैं रासायनिक संयोग के नियम का पहला टॉपिक। जो पहला टॉपिक था हमारा, पहला नियम था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमारा उम्मीद है आप सबको जरूर समझ में आया होगा। जो भी हम लोग का और पॉइंट 4 पॉइंट और बचा है उसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो ये आपको बनाकर लाना है, आपको बनाकर दिखाना है, हमको व्हाट्सअप करना है, बनाकर व्हाट्सअप करना है। नहीं बने तो हम कल के क्लास में हम इसको बना देंगे। तब तक के लिए